नमस्कार। आज इस स्टूडियो में आपका यानी आप जैसे विद्वद्गण का श्रृंखला 4 चर्चा की श्रृंखला 4 यानी साहित्य का समाज पे प्रभाव श्रृंखला 3 हो चुके हैं और चौथे श्रृंखला में आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पदगामिनी परिवार आपका हृदय से अभिनंदन करता है और मैं श्रोतागण को बता दूं कि अभी जुड़े नहीं लेकिन जुड़ रहे होंगे कि बता दूं कि आप किसी आपका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। किसले भाई चले गए हैं, अभी आ जाते होंगे, आएंगे। तो आपको बताऊं कि ये जो साहित्य पर श्रृंखला चल रही है हमारी, साहित्य के विभिन्न अवयवों पर, विभिन्न विषयों पर हमारी बातचीत पिछले 3 श्रृंखला से चल रही है और ये चौथी श्रृंखला हमारी ये चौथी श्रृंखला हमारी है। हमारे विजय भाई आ चुके हैं और भैया मैंने बताया कि पिछले 3 श्रृंखला से एक महीने से ये साहित्य पर चर्चा विभिन्न अवयवों पर चल रही है हमारे पदगामिनी पर। तो ये जो चौथी कड़ी है, उसी श्रृंखला की कड़ी में ये चौथी कड़ी जुड़ी हुई है और हम लोग जितने अवयवों पर विस्तृत बात कर चुके हैं, हालांकि एक बात बताऊं, साहित्य पर जितनी भी बात की जाए कम होती है, इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता कि हम विस्तृत बात कर चुके हैं, क्योंकि बात कभी पूरी नहीं होगी। साहित्य के बारे में जितनी बात की जाए कम होती है। डॉक्टर कुमार अनुभव जी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं। तो अब हम मनोज जी का भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आ जाएंगे जब तक हम चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि समय इस तरह खराब होता है। तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि कितने पर चर्चा हो चुकी है हमारे यहाँ। आदरणीय जिशान कुरैशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। तो बहुत सारे बिंदु हमारे इस साहित्य के विभिन्न अवयवों पर बातचीत हुई है और आज हम उसी की सारगर्भित चर्चा के लिए संदर्भित विषय में उपस्थित हुए हैं। और हमें पता है कि और सभी जानते हैं कि जो हमारे विद्वान साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुरेंद्र सागर प्रेम जी जुड़े हुए हैं। तो श्योपुर, मध्य प्रदेश श्योपुर से जुड़े हुए हैं और इनसे बड़ा साहित्यकार मुझे लगता नहीं है कोई। हालांकि बहुत सारे साहित्यकार आकर अपनी बात कह गए और आज हम बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल भी। बस हम पॉइंट्स थोड़ा बहुत 2-4 बोल देंगे और बाद में 2-4 पॉइंट्स भैया भी बोल देंगे। भैया से शुरू करेंगे हम लोग। मनोज जी आएंगे तो हम उनको जोड़ लेंगे। और तो मैं बता देती हूँ कि इसमें कितने पॉइंटों पर, कितने अवयवों पर बात हो चुकी है। साहित्य का राजनीतिकरण, नई पीढ़ी और साहित्य, राष्ट्र का साहित्य, वर्तमान में वेद पुराण एवं प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से वंचित रहना, वर्तमान शिक्षा में साहित्यिक पाठ्यक्रमों की कमी, अंतर जालीय साहित्य मीडिया एवं विभिन्न माध्यम से देखें, लिखें, सुने व पढ़े जा रहे हैं, स्तरहीन, अश्लील एवं द्वेष फैलाने वाले साहित्य की बहुलता, साहित्य खरीदी पर महंगाई का प्रभाव, साहित्य का बाजारीकरण। इन सब चीजों पर हम लोग बात तो कर चुके हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि अभी तक चर्चा कभी समाप्त नहीं होती है। चर्चा बहुत बड़ी विशद चर्चा हो सकती है, बृहद चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारी भी एक समय सीमा है और 1 महीना से ये चर्चा चल रही है। तो हम यहाँ पर इसके संदर्भित विषय पर सारगर्भित चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आदरणीय भैया, आप कुछ अपने शब्दों से शुरू करें चर्चा आज का और फिर हम सागर जी को बुलाते हैं। भैया आइए, स्वागत है आपका। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी हमारे पदगामिनी परिवार के विशिष्ट परामर्शदाता हैं और एक बड़े साहित्यकार हैं, जबलपुर से हैं, दोहा सम्राट हैं, सभी जानते हैं। किसी उसके मोहताज नहीं है, चेहरा पहचान करने की मोहताज नहीं है। तो भैया आप आए और अपनी बात शुरू करते हुए सागर जी, आदरणीय सागर जी को आमंत्रित करें और उनके विचार रखें। जब तक मनोज जी आ जाएंगे हम उनको फिर ले लेंगे। जी भैया, स्वागत है आपका, स्वागत। जी जी। सबसे पहले तो मैं दीदी को नमन करता हूँ, जो इतने अच्छे से इस पटल को संचालित कर रही हैं। उन्होंने जो पटल की स्थापना की थी उसका कारण ही यही था कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं,
शिक्षा की बात हो, साहित्य की बात हो, धर्म की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, ये सारी बातों को लेकर बच्चों की बात हो, बच्चों से संगीत की बात हो, बच्चों पर लगातार ये एक और दूसरी पथगामिनी, बाल पथगामिनी का अंक निकला हुआ, बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। दीदी लगातार इस उम्र में भी मेरे से बड़ी हैं वो, इस उम्र में भी वो लगातार दिन-रात पथगामिनी पटल के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए लगी हुई हैं। मैं उनका बहुत-बहुत अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और सुरेंद्र जी मैं यदि ये कहूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि राष्ट्रीय स्तर में मैं भी जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और आप भी जुड़े जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। काफ़ी पूरा ये क्षेत्र चाहे भोपाल का क्षेत्र हो आपके पूरा वो हो, जो भी हो काफ़ी साहित्यिक गतिविधियों में बहुत आगे है। इंदौर से लेके भोपाल, ग्वालियर के हमारे चारों जो महानगर हैं, हर जगह साहित्य की सक्रियता देखी जा सकती है। मैं तो लगातार चाहे भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, जो ऑनलाइन गोष्ठियाँ हों या ऑफ़लाइन गोष्ठियाँ हों, हम लोगों के सम्मेलन भी होते हैं, जबलपुर में भी होते हैं, भोपाल में भी होते हैं, मैं बहुत देख रहा हूँ। दुर्भाग्य रहा है कि सुरेंद्र जी से मैं जुड़ नहीं पाया संपर्क नहीं हो पाया मेरा, लेकिन आज के बाद ज़रूर जुड़ा रहूँगा मैं। तो आज जो विषय एक हम लोगों ने 1 माह पूर्व चुना हुआ था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य की भूमिका। इसको लेके हम आदिकाल से वेद पुराणों की बात करें, वहाँ से लेके और वर्तमान के साहित्यकारों से लेके साहित्य का जो व्यवसायीकरण, बाज़ारीकरण, राजनैतिकरण और जिस तरह से ये हो रहा है, सब पर हम लोगों ने गंभीर पिछली पिछली गोष्ठी में साहित्य की जो राजनीतिकरण हो रहा है, इस पर काफ़ी गरमा-गरम चर्चा हुई थी और ऐसा लग रहा था कि 2-4 और एपिसोड बढ़ाए जाएँ। तो दीदी से विचार-विमर्श के बाद ये पता चला कि यदि हम एक ही विषय पर रुक जाएँगे और काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर बाकी के और भी विषय हैं। आने वाले समय में हमारे पास में कुछ ज्वलंत विषय हैं, कुछ सामाजिक विषय हैं, कुछ पारिवारिक विषय हैं, कुछ मानवीय विषय हैं। इन पर भी हमको ये विषयों पर चर्चा करनी है और देखते हैं उन पर हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है, उस रिस्पॉन्स के अनुसार हम लोग उसके 1, 2, 3 एपिसोड इस तरह से जिस तरह के ये हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य की भूमिका पर चलाए थे। तो ये आज इसका सारांशीकरण होगा और हम सुरेंद्र जी इस पर अपने सामूहिक रूप से जो अभी दीदी ने कुछ विषय बताए कि इन पर चर्चा हो चुकी है, स्वविवेक से और जो उन्होंने भोगा है, जो उन्होंने समाज में देखा है उस पर वो चर्चा करेंगे। तो दीदी हाँ, दीदी दूसरे ज़रा दूसरे वक्ता जी, हमारे जुड़ चुके हैं मनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भैया। जी। जी भैया बहुत-बहुत बोलिए, धन्यवाद बोलिए। मैडम। जी। जी, मनोज जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बस जैसे ही मैं पहुँचा पुराने पिछले गोष्ठी के लिए और आपका आगमन हुआ, मैं वही बात बता रहा हूँ था। शायद माइक ऑन है मनोज जी का। तो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछली गोष्ठी में बहुत गरमा-गरम और बहुत ही ज्वलंत विषयों पर मनोज जी ने भी और सुधाकर जी ने भी बात की थी। दीदी ने और हमने सभी लोगों ने उस पर बात की थी। काफ़ी सार्थक और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। बहुत कुछ हमें भी सुनने को मिला और एकदम रिकॉल हो रहे थे बार-बार सब्जेक्ट हो या कोई भी बात हो। तो आज चूँकि मनोज जी भी उपस्थित हो गए हैं, तो आज एक सारांशीकरण की बात है। आज हमको समेटना है क्योंकि और भी विषय मनोज जी लेना है। हम साहित्य पर ना अटके रहें और भी समाज में बहुत सारे कारण हैं, चाहे मानवीयता के कारण हों, चाहे हमारे पारिवारिक कारण हो या और भी कारण हैं, उन पर हमें चर्चा करना है, साहित्य पर भी चर्चा करना है, राजनीति पर चर्चा करना, संगीत पर चर्चा करना है, चित्रकला पर चर्चा करना है। बहुत सारे विषय हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और आज हम चाह रहे हैं
कि किसी भी तरह से बड़े संक्षेप में हम 4 लोग हैं, हम ये चाहेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम अपनी-अपनी बात पूरी करें, सारगर्भित बोलें। हम कभी-कभी उद्धरण देने के उसमें हम थोड़ा-सा लंबा खिंच जाते हैं। हम चाहेंगे कि विषय पर केंद्रित रहेंगे। दीदी, सुरेंद्र जी, मनोज जी और मैं स्वयं को ही बताना चाह रहा हूँ। मैं मनोज जी का इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए थोड़ी लंबी मैं हम लोग चर्चा कर रहे थे तीनों मिलके। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो समाज साहित्य की भूमिका है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बाजारीकरण की बात हो, व्यवसायीकरण की बात हो, या हमारी आने वाली आ, आने आ, आने आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके विकास की, उनकी उन्नति की, उनके बौद्धिक स्तर की, हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं की बात हो, साहित्य कितनी, उसकी क्या भूमिका है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय सुरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो जो अभी तक दीदी ने, मैंने और जो उन्होंने यदि सुने हों, उन सब्जेक्ट पर अपने विचार व्यक्त करें, और हमारे जो पटल पर अतिथि और पटल पर हम लोगों के अतिरिक्त जो इसको पटल के उस पार जो लोग हैं, वो जो अभी जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे अथवा बाद में इसको सुनेंगे, उनके लिए भी लाभदायक हो ये बात। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय सुरेंद्र जी से। नमस्कार। आगे माइक चालू कर लें। हाँ जी। बहुत ही संतुलित पटल है इस समय। 2 उत्तर प्रदेश से हैं और 2 मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। जी। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी जबलपुर से हैं, और वाकई यदि कोई विदेश में मिलता होगा, मान लो अमेरिका में मिले और वो कहे मैं इंडिया से हूँ, तो वहां पर एक अलग ही भाव आ जाता है। फिर जी। इंडिया में भी कोई कहे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमें कुछ अलग ही भाव आ जाता है। उसमें भी यदि हाँ। कोई कहे मैं ग्वालियर संभाग से हूँ, तो वहाँ और ही अपनत्व बढ़ जाता है। जी। जी। तो तिवारी जी से आज पहली मुलाकात है, और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए पहले आमंत्रित किया। मऊ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर साहब मनोज सिंह जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंदन। और दीदी जो इस पटल की संस्थापिका हैं मंजुला श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आपने जो विषय दिए हैं जिन पर चर्चा हो गई है, और इन्हीं विषयों पर हमें बोलना है, और 4 लोग हैं तो 15-15 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले का जो विषय है वो साहित्य का राजनीतिकरण। राजनीति और साहित्य का संबंध हमेशा से रहा है। चंद्रवरदाई जैसे उस समय थे जो राज दरबारों से ही संरक्षण जिनको मिलता था उस जमाने में, तो वो अपने ही राजा की प्रशंसा किया करते थे, वो भी राजनीति से जुड़े हुए थे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, और उस साहित्य ने बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। तलवार का घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन जो साहित्यकार ने एक लाइन चला दी वो आज तक अमिट है, और बहुत गहराई तक उसका प्रभाव होता है। लेकिन आज हम जो बात करें, साहित्य का जो राजनीतिकरण हुआ है वो इस समय विकृत रूप में है। एक तरीके से हम जिस दल को या जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसकी उस सीमा तक प्रशंसा कर देते हैं, सारी बुराइयों को अनदेखा करते हुए, कि जैसे उस जमाने में भाट किया करते थे राजा महाराजाओं की प्रशंसा। और सीधा सीधा अभी जो एक मामला चला है साहित्य का राजनीतिकरण, जिसमें रामचरितमानस को की जो प्रतियां जलाई हैं, ये बड़ा ही खेदपूर्ण मामला है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से गोस्वामी जी ने जो उस समय लिखा, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिखा, और वो उस समय सही था, और सही आज भी है। आज यदि हम माने, कई लोग हैं जो कहते हैं शनि क्या होता है, शुक्र क्या होता है, बुध क्या होता है। आपके न मानने से शनि अपना प्रभाव नहीं छोड़ देगा। यदि 7.5 शनि की चल रही है और आप मत माने, तो अभी वो आपको जो है
निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा या तरक्की देगा। तो वो ही है गोस्वामी जी ने जो उसमें लिखा है, आप उसको भले मत मानिए, लेकिन उन्होंने जो उपमाएं दी हैं उसका आज भी उतना ही महत्व है, और हम उनको, उनके उपदेश को, उनके उद्धरण को भूल गए हैं। इसीलिए हम आज जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ये सारी जो परेशानियां इस समय हैं वो निश्चित रूप से वही है कि जो पुरानी जो लेखक लिख गए हैं, जो अनुभव था, उस अनुभव का हम लाभ नहीं ले रहे और एक अपना ही नए तर्क नए पैदा कर करके और उसका पालन कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज समाज में विद्रोह की भावना है। अब जो है इसी को देख लिया जाए, कई चीजें का उन्होंने मतलब गलत गलत निकाल लिया है। गोस्वामी जी ने निश्चित रूप से कोई चौपाई लिखी है तो उसका एक ही अर्थ होगा। आज विद्वानों ने उन चौपाइयों के दो दो चार चार छह छह अर्थ निकाल लिए हैं व्यास पीठ पर बैठ करके, और वहां पंडित जी एक नया ही अर्थ प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये इस तरीके का जो एक ज्ञान ज्यादा पैदा हो गया है, कुतर्क आ गया है साहित्य में, और साहित्य का जो राजनीतिकरण हो गया है वो बहुत ही इस समय चिंतित होने वाली बात है। और सनातन धर्म पर, सनातन साहित्य पर तो अब जो है प्रहार होने ही लग गए, और अब कोई मुद्दा बचा भी नहीं, सिर्फ सनातन धर्म ही बचा है। तो साहित्य का राजनीतिकरण तो निश्चित रूप से आज जो है वो विकृत रूप में है। पहले तो साहित्य का राजनीतिकरण सही था। दूसरी बात आती है नई पीढ़ी और सद साहित्य। नई पीढ़ी जो है वो पढ़ना तो चाहती नहीं है। इस समय अध्ययन तो बिल्कुल ही खत्म है, कोई भी किसी को पढ़ना नहीं चाहता। लेखक तो बहुत सारे हो गए हैं, हम देखते हैं कि रोजाना फेसबुक पर एक दो लेखक हमें नए दिख जाते हैं। तो नई पीढ़ी एक तो साहित्य को पढ़ना ही नहीं चाहती, दूसरी विडंबना यह है कि उसे सद साहित्य पढ़ने को उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। कुछ इस तरीके का, सुबह ही आप जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोलें, नेट को ज्यादा से ज्यादा, नेट पे कोई भी चीज सर्च कर लेंगे, उसी को वो सही मान लेंगे। नेट पे भी पूरी चीज सही नहीं है, बहुत से वहां भी कुछ गलत पड़ा हुआ है। तो एक तो हम देखा कि कोई फेसबुक पे यदि कोई एक लाइन डाल दे तो उस पर ही बहस होने लग जाती है, जबकि वो कतई उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो नई पीढ़ी को कौन सा साहित्य पढ़ने को मिल रहा है सुबह ही सुबह, कि नेहरू जी के पिताजी मुसलमान थे और अफगानिस्तान से आए थे। अब इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। पता नहीं, जिनको अपने परबाबा का पता नहीं है उन्हें नेहरू जी के बाबा का पता है कि वो मुसलमान थे और अफगानिस्तान से आए थे। इस तरीके का साहित्य जो है उनको पका पकाया जो मिल रहा है फेसबुक खोलते ही, व्हाट्सएप खोलते ही, ये बड़ी ही गलत बात है। नई पीढ़ी को सद साहित्य की ओर आकर्षित होना चाहिए, और यदि वो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। ये जो पका पकाया साहित्य मिल रहा है इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, और ये इसमें कोई सार भी नहीं है। तो अब जो साहित्य के नाम पर है, ज्यादा से ज्यादा एक अखबार आ जाता है सुबह, और अखबार में क्या है, आधी तो उसमें झूठी रहती है। उसमें एक भविष्य फल होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता, एक क्राइम रिपोर्ट होती है। क्राइम रिपोर्ट में वो जो अखबार का पत्रकार है उसके यहाँ एक लिस्ट आ जाती है कि ये केस दर्ज हुए हैं, थाने से आ जाती है, वो उसको छाप देता है, उसको हम सही मान लेते हैं और उसको हम अपराधी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो नई पीढ़ी है इस पर बहुत दायित्व है, इसको अपने विवेक का पालन, उसका अनुसरण करना चाहिए, कुछ विवेक लगाना चाहिए। वर्तमान में वेद पुराण और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से वंचित रहना, अब ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई। एक तो ये कि ये जो वेद पुराण हैं वो इतने महंगे हैं। यदि गीता प्रेस गोरखपुर इस भारत में नहीं होती तो घरों में रामायण भी नहीं मिलती, रामचरितमानस नहीं मिलता, इतना महंगा छप रहा है वो। तो एक तो ये है कि इनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों की तरफ यदि कोई जाए
यदि कोई नवयुवक इनकी तरफ जाए तो हम उसे दकियानूसी और बैकवर्ड मान लेंगे, क्योंकि जमाना तो कंप्यूटर का है। हमें तो मंगल और आकाश और चंद्रमा देखना, धरती पे तो हम रह ही नहीं रहे। हमें धरती पर जीवन को कैसे सही बनाना है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है। हमारा ये ध्यान है कि मंगल पे बस्तियां कैसे बसें, ये हो रहा है। तो ऐसे में वेद पुराण और प्राचीन ग्रंथों की बात तो रहने ही दीजिए, वो तो संभव ही नहीं है, उससे तो लोग दूर होते जा रहे हैं। मेरे पास 18 पुराण में से लगभग 8 पुराण हैं जो मैं खरीद के लाया, और मैंने उनको पूरा तो पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत कुछ पढ़ा। रामचरितमानस को पढ़ा, अध्यात्म रामायण को पढ़ा, गर्ग संहिता को पढ़ा, और इसमें पुराणों में है अग्नि पुराण है, ब्रह्म विवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। तो ये अब इनको वहां एक तो उपलब्धता हो, एक थोड़ा सस्ते मिलें, और इसकी तरफ सबसे बड़ी बात है कि रुचि हो। तो आज की पीढ़ी कंप्यूटर की तरफ है और वो वेद पुराणों से निश्चित रूप से वंचित है। चौथा जो इसका आया है वो वर्तमान शिक्षा में साहित्यिक पाठ्यक्रमों की कमी। निश्चित रूप से अब मुझे तो बहुत दिनों से मैंने तो स्कूल की किताबें देखी नहीं कि आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी 2-4 साहित्यकार हिंदी में मिलते थे। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, तुलसीदास हैं। हम हायर सेकेंडरी में थे, हमारे मध्य प्रदेश में 5 हिंदियां चलती थी उस समय, 5। किसले जी को मालूम होगी। एक गद्य सुधा थी, एक मधु संचय थी, एक मनोहर, एक कहानियां थी, आदर्श कहानियां थी। इस तरह 5, एक एकांकी संकलन था जिसमें नाटक ही नाटक थे। तो मधु संचय में बहुत से कवि थे, उसमें तुलसीदास जी थे, और उसमें केशव दास जी थे, उसमें साकेत का भी वर्णन था जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो आज शिक्षा में साहित्यिक पाठ्यक्रमों में साहित्य है या नहीं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पहले तो था और ये वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन जो नया साहित्य लिखा जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ कुछ लीपा पोती टाइप की, जो भाट टाइप के लोग हैं वो लिख रहे हैं। और वो जो यदि आप उसकी सरकार, जो सरकार है उसके पक्ष में लिखेंगे तो आपकी रचना पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगी, आपको रॉयल्टी मिल जाएगी। यदि आप उसके विपरीत हैं तो आप कितना ही अच्छा लिख लें, आपकी उसमें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगी। कुछ लोगों की हमने रचनाएं देखी। हमने ये भी देखा अभी हिंदी साहित्य जो परिषद है, क्या है वो, अकादमी है मध्य प्रदेश की, उन्होंने 20-20 हजार रुपए पहली पांडुलिपि। हिंदी साहित्य अकादमी भोपाल जी। हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी है। मैंने देखा उसमें 20-20 हजार, 25 हजार रुपए पहली प्रति के लिए, छपाई के लिए देते हैं वो। उसमें मैंने देखा, अब सौभाग्य से मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सज्जन ने कहा कि सर मेरी उसमें वहाँ फाइनल हो गई है साहित्य अकादमी से, मुझे इसमें मिल रहे हैं 25 हजार रुपए, आप इसकी समीक्षा लिख दीजिए। मैंने कहा भेज दो भाई पीडीएफ। उन्होंने पीडीएफ भेजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको हिंदी तक शुद्ध लिखना नहीं आ रही थी, और उनकी वो वहां 25 हजार में उसको सरकार ने दे दिए सज्जन को। तो इस तरह की जो हो रहा है कि आप किस दल के हैं, इसका राजनीतिकरण हो गया है। आप यदि सत्ता पक्ष के हैं तो ही आपको उसमें सहायता मिलेगी, वरना आप कुछ भी लिखते रहें। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगना चाहिए, निष्पक्ष जो है होना चाहिए। उसमें हमने देखा कि इंदौर जैसे लगभग उन्होंने 2-3 साल से नहीं दिए थे, 70-80 लोग थे, 40 लोग तो उसमें इंदौर के ही थे। तो क्या सारे साहित्यकार इंदौर में ही है क्या, श्योपुर में और इधर नहीं है क्या, ग्वालियर में भी होंगे 2-4। तो आप किस कहाँ तक पहुंच रखते हैं राजनीति में, और उनका गुणगान जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था है। अंतरजालीय साहित्य, अंतरजाली का मतलब इंटरनेट से है, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे कोरोना काल में अंतरजालीय साहित्य का बड़ा ही इसका प्रभाव पड़ा है और काफी लिखा गया है। लेकिन
हमने देखा कि इंटरनेट पे जो साहित्य लिखा जा रहा है, हम लोग जो लिख रहे हैं वो उतना सारगर्भित नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। बाकी तो क्या है कि चलते चलते 4 लाइन आई और उन्होंने फेसबुक पर डाल दी, उसी पे ही बस वाह वाह हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरनेट पर जितना झूठ बोला जा रहा है उतना तो कुछ क्या ही नहीं बोला जा रहा। हम देखते हैं लाइव काव्य पाठ हम सुनते हैं, जिनको 5 मिनट हम सुन नहीं पाते, झेल नहीं पाते, उनके कमेंट्स 2-2 हजार हो जाते हैं। और वो बंदा उस 2 हजार कमेंट्स को ये समझता है कि मैं तो तुलसीदास हूँ इसलिए लोगों ने कमेंट्स किए। जब कमेंट्स तो वो उंगली से दबाते जाते हैं और चलते जाते हैं। तो अंतरजाली साहित्य, जलीय साहित्य जो है, मीडिया है, विभिन्न माध्यम है, इसमें जो लिखा पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो वाकई उतना प्रभावशाली नहीं है। और ये तो काम चलाऊ साहित्य, और इसकी वाहवाही भी काम चलाऊ है, उस पर किसी भी साहित्यकार को ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अश्लील साहित्य, इसकी भरमार है, नेट पर भी जो है भरमार है, और कई पुस्तकें भी मार्केट में हैं। और कई बार आपने खुद ने देखा होगा कि कई हमको आइडिया आती हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, और जब हम उनको ओपन करते हैं तो वहां अश्लीलता के सिवा कुछ नहीं होता। फेसबुक पर भी अश्लील साहित्य बुरी तरीके से पड़ा हुआ है, उससे बचने की बहुत ही आवश्यकता है। अशोक सिंह कह रहे हैं कि अभ्यास की कमी है और नकल चल रहा है। बिल्कुल। अब इंटरनेट के साहित्य में चोरी बहुत हो रही है, वहां से कॉपी की और अपने नाम से पेस्ट कर दिया। कई लोग फिर उसकी कहते हैं कि साहब ये तो मेरी रचना है। तो ये अंतर्जाली से चोर भी बहुत पैदा हो गए हैं। साहित्य खरीदी पर महंगाई का प्रभाव। अब साहित्य खरीदो और महंगाई का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यदि हमें जुकाम भी हो जाए ना, 1,000 रुपए लग जाते हैं। जब अगर साहित्य की किताब 200-250 से किसी भी लेखक की ज्यादा नहीं आती, बशर्ते कि हमारी उसको खरीदने के प्रति रुझान हो, रुचि हो। हमारी रुचि ही नहीं है, इसलिए इसको चाहे महंगा कर लें या कुछ भी कर लें। बाकी साहित्य महंगा नहीं है। अब मेरी ये एक पुस्तक आई है, वैदेही चरितम, वो उसके 100 से पेज ज्यादा हैं और बढ़िया है। हमने 150 छपवाई, 221 रुपए हमने उसकी कोई ज्यादा वो नहीं रखी, और उसमें भी डाक खर्च 40 रुपए लगता है। तो इस तरह 180 रुपया होता है, कोई ज्यादा नहीं है। यदि किसी भी डॉक्टर के चले जाएं या कहीं बैठ के पिज्जा वगैरह मंगा लें तो 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। लेकिन हमारी यदि रुचि ही नहीं है तो हमें फिर वो बहुत महंगा लगता है। हम यदि सिगरेट नहीं पीते तो हमारे लिए तो सिगरेट में सारे ही अवगुण हैं और सारे वो महंगी भी है, लेकिन जो पी रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, वो डिब्बी की डिब्बी, पैकेट की पैकेट खरीद रहे हैं। तो साहित्य खरीदी की तरफ रुझान खत्म हो गया है, और चूंकि सारा कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है तो वो साहित्य क्यों खरीदेगा। वो यदि पंचवटी पढ़ना चाहता है तो पंचवटी क्लिक करेगा और वहां उसको पंचवटी मिल जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या है कि साहित्यकार को लाभ नहीं हो रहा है। हालांकि साहित्य जो है वो सम्मान तो दिला सकता है, लेकिन पेट नहीं भर सकता। पेट तो बहुत कम लोग भर रहे हैं साहित्य से। हाँ, सम्मान आप पूरे कुछ भी सम्मान ले लो, चाहे वो ई सम्मान हो या ऑफलाइन सम्मान हो। साहित्य का बाजारीकरण, बाजारीकरण में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज का जमाना ही मार्केटिंग का है। आपने क्या लिखा है, जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि आपने क्या लिखा। तो बाजारीकरण तो आजकल हर चीज का हो गया है। धार्मिक चैनलों का ही बाजारीकरण हो गया है। कथाएं धार्मिक चैनलों पे आ रही हैं, पंडित जी अपने पैसे दे करके उस पर लाइव करवा रहे हैं, जिससे उनको दूसरी जगह फिर और लोग सुने और उन्हें बुलाएं। तो साहित्य का बाजारीकरण से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि लिखा है आप उसका एडवर्टाइजमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बहुत ही बढ़िया संक्षिप्त। सुरेंद्र सर, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। मेरा आशा ये था, जो हम लोगों का विचार था कि बाजारीकरण से आशा ये था कि हमारा साहित्य अस्तरीय है, स्तरीय नहीं है, उसमें मानक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जब हम बाजारीकरण हम करते हैं उस साहित्य का, उसका विज्ञापन करते हैं, तो वो ऐसा लगने लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छी चीज है।
तो वो लोग बाग अनजाने में, चूंकि उसको है ना आडंबर और आभासी ऐसा कुछ प्रभावित किया जाता है कि उसका साहित्य श्रेष्ठ है, तो वो खरीदने लगते हैं और या फिर उसको वो पढ़ने लगते हैं। तो जो हमें वास्तव में आदर्श समाज की स्थापना या हमको सकारात्मक बिंदुओं की बात होती है, वो उससे हट जाता है, बाजारीकरण से आता है। बाजारीकरण, आप रामायण का बाजारीकरण हो या आपकी कोई अच्छी किताबों का बाजारीकरण हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो, चाहे महादेवी वर्मा की बात हो, इनकी किताबों का बाजारीकरण नहीं होता, क्योंकि लोग बाग पढ़ने ही नहीं चाहते, बहुत कम लोग हैं। आशा मेरा केवल इतना कि अच्छे साहित्य का बाजारीकरण हो, ये चलता है, लेकिन जो स्तरहीन साहित्य है उसको स्तरीय बताते हुए जो विज्ञापन और जो आते हैं ना, इस यहाँ ये बात है। जी सर, आगे कंटिन्यू रहिए। जी, ये तो बिल्कुल सही है कि हर चीज के दो पहलू हैं। आज जो ये ऑनलाइन खरीदी भी हो रही है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम मोबाइल बुक करते हैं और डब्बा आ जाता है और उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। ये उसके कुछ अपवाद हैं निश्चित रूप से। अब यहाँ तो पाठक ही फैसला करे कि भाई मुझे क्या पढ़ना है। बाजारीकरण तो सभी के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आप उसमें से चयन करें और अच्छा अपने लिए जो उपयुक्त हो वो जो है आप खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को अपनी पुस्तक भेंट कर दें तब भी वो नहीं पढ़ रहा है निश्चित रूप से। इसीलिए तो हम किसी को मुफ्त में देते ही नहीं है कि भले ही वो 50 रुपए दे, जब तक उसके उसमें लागत नहीं लगेगी तब तक उसका महत्व भी नहीं होगा, वो उसका सुरक्षित भी नहीं रखेगा। और जब उसकी उसमें थोड़ी लागत आ जाएगी तो पढ़े ना, लेकिन उसके लाइब्रेरी में वो पुस्तक सुरक्षित जरूर रहेगी। डॉक्टर साहब तो मुरैना से हैं, मध्य प्रदेश से, और हमारे क्षेत्र के तो ये सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं निश्चित रूप से, धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी। तो मेरा समय जो है पूरा हो गया। जैसे भी मुझे मेरे विचार थे वो मैंने आपके सम्मुख रखे, और मैं पटल का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2-3 बातें आपकी बहुत हमें मजबूत लगी हैं, जो कि मैं भी इससे सहमत हूँ। वेद पुराण और प्राचीन ग्रंथों की ओर अगर युवक झुकाव रखता है, तो उन युवकों को दकियानूसी कह करके दरकिनार करते हैं लोग समाज में। दूसरी चीज कि कोई भी साहित्य में निष्पक्ष कोई की नहीं बात है, आज के समय में ज्यादातर साहित्य निष्पक्ष नहीं है, और अगर रुझान हो तो साहित्य महंगा नहीं है। रुझान हो तो साहित्य महंगा नहीं है। आपको बताओ, मेरे घर में कुछ हो ना हो, हर साल पुस्तक मेले पर 10,000 की पुस्तक आ जाती है, मेरा बेटा ले आता है। चाहे घर में और चीजें हो ना हो, बहुत हम लोग नॉर्मल लोग हैं, बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन ये आ जाता है हमारे घर में। तो ये बिल्कुल सच बात है। और हमारे कुछ श्रोतागण का मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ पर। पटल के उस पार आदरणीय देवेंद्र तोमर साहब जुड़े हुए हैं, आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जलेश्वर दास जी हैं, और आदरणीय धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, और आदरणीय अशोक सिंह जी हैं। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपनी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं, और जो कुछ सर ने कहा है उसके साथ साथ आप लोग भी उनकी बातों को सही ठहरा रहे हैं। ये आज की समराइज जो की गई है, उपसंहार किया गया सर के द्वारा, बहुत ही संक्षिप्त है। अब मैं अपने नवयुवक नवयुवा मनोज जी की तरफ आना चाहूंगी और बता दूं कि आप गाजीपुर से हैं, मैं भी गाजीपुर से हूँ। ये संयोग है कि आज पटल 2 मध्य प्रदेश से और 2 यूपी और गाजीपुर से जुड़े हैं। 2 गाजीपुर से। जब सर ने कहा है तो मुझे याद आया कि भाई हम दोनों तो गाजीपुर से हैं। ये बस संयोग की बात है, कोई जानबूझ के कुछ नहीं है। ये एक ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया, संयोग है कि 2 प्रदेशों से 2 लोग जुड़े हुए हैं। तो एकदम नव युवा साहित्यकार, विचारों के धनी और आलेखों के धनी मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ, आए, और पिछले कई बार से सुनते भी आ रहे हैं, तो आप आए और अपने विचार रखें। और आदरणीय सागर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना कैमरा ऑफ मत करें, सामने रहें, ताकि सुनने और बात करने का आनंद आए, फिर वो आनंद जाता रहता है। जी सर, आप सामने आइए प्लीज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। जी सर, आप जाइए। मनोज जी का मैं स्वागत करता हूँ। मनोज जी का मैं स्वागत करता हूँ, और साथ में
जी, मनोज जी का स्वागत करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बातें बहुत सारी हैं और उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आप भी जी वैसी जी। ही चर्चा करें, लेकिन मनोज सर, मैं आपसे, मुझे उम्मीद है और मैं आशान्वित हूं कि कुछ समाधान की भी बात हो। जी जी। समस्याएं बहुत हैं, इससे हम समाधान कैसे करें? यदि यदि महंगाई बढ़ रही है या बाजारीकरण हो रहा है या हमारे नवयुवक यदि वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं अथवा स्कूली जीवन में यदि हमको सत साहित्य नहीं पढ़ाया जा रहा, तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं? हम जी आपसे इन विषय पर भी हम चाहेंगे। और मैं साथ में उल्लेख कर दूं, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी भी पिछली बार थे, उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की थी। अभी हमारे डॉक्टर मोहन कुशवाहा जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मनोज जी से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मैं चाहूंगा कि वो सभी विषय को लेकर सारांशीकरण ही करना है। आप सभी कुछ बोल सकते हैं, जो आप बोले, स्वागत है जी। एक श्रोता मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और एक श्रोता गाजीपुर से जुड़े हैं। कुशवाहा जी भी गाजीपुर से हैं। ये संयोग स्वागत है आपका। बहुत सारे संयोग आज एक साथ हो रहे हैं। इन संयोगों के साथ मैं पथगामिनी मंच को और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस समसामयिक, सार्थक और युवाओं को समाधान देने वाले विषय पर यह परिचर्चा चल रही है। और यह परिचर्चा क्या है, यह तो हमको लगता है कि सारांश है और उपसंहार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं निरंतर अनवरत चलती रहनी चाहिए, तो उपसंहार के रूप में, लेकिन कोई न कोई उसका हम समझते हैं कि डेकोरम होता है, तो उस डेकोरम के तहत ये चर्चा बंद तो होगी नहीं, चलती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं आदरणीय किसले जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय सागर जी का, आप लोग मध्य प्रदेश की माटी से आते हैं, जो अपने वास्तु कौशल के लिए जाना जाता है। एक से एक वास्तुशिल्प मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हम लोग कभी जब मन करता है कि भ्रमण करना है, तो उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान ये हम लोगों की प्राथमिकताओं में होते हैं कि चला जाएगा। और पत्थर पर जो कारीगरी है, जो कलाकारी है, वो वास्तव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलती है। तो जबलपुर में आपका स्वागत है सर, जबलपुर में स्वागत है, आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मौसेरा भाई जबलपुर में वो रहता है और रेलवे में जेई है, तो आना जाना होता है। अब हम विषय पर आते हैं। चूंकि समय का ध्यान आदरणीय सागर जी ने रखा, तो हम भी समय के ही, चूंकि हम लोग शिक्षक हैं पेशे से, तो समय को घंटी में पढ़ाना और उसको हम लोग जानते हैं। जो विषय है, देखिए, पहला तो जो पिछली चर्चाएं थी उसमें एक बड़ा प्रश्न था कि साहित्य का राजनीतिकरण। तो मैंने ये कहा भी था कि राजनीति का साहित्यीकरण होना चाहिए, साहित्य का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और साहित्य और राजनीति का संबंध बहुत पुराना रहा है, क्योंकि समाज की कोख से ही दोनों जन्म लेते हैं। तो जब साहित्यकार, जैसे राजनीति का जो चरित्र होता है, राजनीति का चरित्र होता है येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना और अपना प्रभाव स्थापित करना। और शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए या कोई पद प्रतिष्ठान प्राप्त करने के लिए अगर साहित्यकार भी छल कपट प्रपंच का सहारा ले, मतलब राजनीति में एक छम्य होता है, राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर छल कपट का भी सहारा लिया जाए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन चूंकि साहित्यकार, सच्चा साहित्यकार तो निश्चल होता है और निश्चल व्यक्ति कभी छल नहीं कर सकता। तो अगर छल कपट प्रपंच का राजनीति के तरफ अगर वो मुड़ेगा, राजनीति के चरित्र उसमें अगर समाहित होंगे, तो निश्चित है कि छल कपट प्रपंच की तरफ वो भी आगे बढ़ेगा। और छल कपट प्रपंच को औजार बना करके अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी प्रभाव को बढ़ाना, साहित्यिक अपनी उपलब्धियां हासिल करना, यह निश्चित रूप से एक साहित्यकार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो साहित्य का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
और एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं कि देखिए, साहित्य अजर अमर होता है, साहित्य कभी मरता नहीं है, साहित्य सदियों तक बना रहता है। मुंशी प्रेमचंद चले गए लेकिन मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अजर अमर है, वाल्मीकि चले गए लेकिन वाल्मीकि का साहित्य अजर अमर है। व्यक्ति नष्ट हो सकता है, यहां तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र भी नष्ट हो सकते हैं, कमतर हो सकते हैं, लेकिन साहित्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, वह हमेशा बना रहता है। तो साहित्य की भूमिका राजनीति से बड़ी होती है, इस बात को हम आज के दौर के साहित्यकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार इतिहास की गौरवशाली परंपराओं को, इतिहास के गौरवशाली मूल्यों को, आदर्शों को का ध्वजवाहक होता है। आप देखिए, तमाम हमारे साहित्यकार रहे जिन्होंने इतिहास के किरदारों से के माध्यम से नई पीढ़ी को प्राचीन इतिहास से बताया या मध्यकालीन इतिहास से बताया। तो इतिहास का एक तो ध्वजवाहक होता है, जो हमारी मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं। तो आज हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जो भूमिका है केवल वर्तमान की नहीं, राजनीति वर्तमान को का समाधान ढूंढती है, लेकिन हम तो अतीत का सहारा लेकर के भविष्य में समाधान देने का प्रयास करते हैं, भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। हम इसी नाते तो रामधारी सिंह दिनकर जो लिखते हैं महाभारत के पात्रों को लेकर के तमाम चीजें, तो एक तो ध्वजवाहक होते हैं और गौरवशाली परंपराओं को नई पीढ़ी से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से मैं समझता हूं कि जो साहित्यकार होता है वो इतिहास को अपने ढंग से नई पीढ़ी से साक्षात्कार कराता है, ये उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इतिहास की जो भी घटनाएं घटी हैं या जो हमारे ऐसे किरदार रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, चरित्र रहे हैं, जैसे बाबा तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व से, चरित्र से मध्यकाल में उस समय जब संक्रमण का दौर था तो रूबरू कराया, साक्षात्कार कराया, और ऐसा साक्षात्कार कराया कि समाज में अनुशासन कायम हुआ, लोगों में लोक कल्याण की भावना जागृत हुई। तो साहित्यकार को यह समझना चाहिए कि उसकी जो भूमिका है, अगर इस बात को समझ ले, जो आप कह रहे थे कृष्ण जी की समाधान क्या है, साहित्यकार सिर्फ इतना दिमाग में गांठ बांध ले कि उसकी जो भूमिका है वह एक राजनेता से बड़ी भूमिका है, तो उस दिन ये रास्ता तय हो जाएगा। बिल्कुल वो जब समझ लेगा कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो एक साहित्यकार राजनेता से बड़ी भूमिका में होता है, क्योंकि इतिहास के माध्यम से वो नई पीढ़ी को रूबरू करता है और भविष्य दृष्टा भी होता है। दूसरी बात आई इसमें, देखिए हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो बड़ी तपस्या और साधना से लिखे गए। ऋषियों मुनियों ने कंदराओं में, गुफाओं में वर्षों साधना किया और समाज की किसी पीड़ा को लेकर के साधना किया, तब वेद लिखे गए, तब अरण्यक लिखे गए, तब जो है उपनिषद लिखे गए। और उपनिषद को तो मैं मानता हूं, मैं भी दर्शन शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो उस दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि वैदिकोत्तर काल में जो उपनिषद लिखे गए वह भारत की बौद्धिकता की, तार्किकता की और दूरदर्शिता की, दार्शनिकता की पराकाष्ठा है। उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद लिखे गए, और सही बात है कि उपनिषद कितने महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, जितने भी हमारे देश में शासक आए, इस बात को हमको नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के विद्वानों ने इनका अनुवाद किया जर्मन भाषा में, अंग्रेजों ने किया इसका अनुवाद, दारासिकों ने किया, जो भी अरब के विद्वान आया इन लोगों ने किया। क्यों किया? इस नाते किया कि उसमें ज्ञान का, तर्क का, बुद्धि, बौद्धिकता का, दार्शनिकता का बिल्कुल प्रचुरता थी। इस बात को हमको समझाना चाहिए नई पीढ़ी को कि हमें वेद पुराण सिर्फ इस नाते नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पुराण हमारे इसलिए महत्वपूर्ण है, आप सोचिए अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो विदेशी लोग क्यों इसका अनुवाद कराते, अनुवाद करा करके ले जाते और पढ़ते इस बात को। मैक्स मूलर जैसे लोगों ने किया, तमाम लोगों ने, आप देखेंगे उस पर मैं गहराई से जाऊंगा तो बड़ी लंबी वार्ता हो जाएगी। इसी तरह से आपने वेद पुराण और ग्रंथों की बात किया था। जो त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के संदेशों से जुड़े हुए, महात्मा बुद्ध ने बड़ी पीड़ा में ज्ञान अर्जित किया था। दुख का कारण, औजार, मतलब दुख का कारण क्या है और दुख का समाधान करने का औजार खोजने के लिए वो पीपल के समाधिस्थ हुए थे और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही बात है। आज देखिए, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बोलता भी हूं मंचों पर
कि महात्मा बुद्ध ने जो 2,500 साल पहले जो पंचशील का सिद्धांत दिया था, उसी पंचशील के सिद्धांत को आज पूरी दुनिया, चाहे वो द्विपक्षीय समझौता हो या बहुपक्षीय समझौता हो, उसमें मानने को तैयार है। ये पंचशील भारत की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। यानी उन्होंने व्यक्ति के ऊपर किया था और नेहरू जी ने इसी को मॉडिफाई करके देशों के ऊपर लागू कर दिया, यानी पंचशील का सिद्धांत। तो आज से सोचिए 2,500 साल पहले का ज्ञान आज भी दुनिया के काम आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग जानेंगे, जब जानेंगे हमारे प्राचीन ज्ञान को, तो इस बात को अमल में भी लाएंगे और नई पीढ़ी को हमें ये बताना चाहिए पुराने ज्ञान को कि हमारे ज्ञान की क्या महत्ता है। आखिर योग को लोग जाने ना, योग हमारा विलुप्त हो गया था, लेकिन योग जब जो ही आया तो योग को लोगों ने स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको स्वीकार किया, जिस तरह से पंचशील को स्वीकार किया। तो उसी तरह से अभी तो ये नमूने हैं। आने वाले दिनों में हमारे प्राचीन ग्रंथों के, उपनिषदों के, वेदों के, पुराणों के जो ज्ञान है वो मुखर होंगे और मुखर होकर के न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये गूंजेगी, क्योंकि ज्ञान की गंध और गूंज सदियों तक कायम रहती है। वो राजमहल तो ध्वस्त हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा हो, राजमहल हो, कितना भी मेहनत मशक्कत से बना ली जाए, 10 पीढ़ियों बाद कोई ना कोई ऐसा नालायक हो जाता है कि वो वंश परंपरा ध्वस्त हो जाती है। कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, वो जा करके किसी दिन नमक के भाव कबाड़ खाने में बिक जाती है। लेकिन ज्ञानी का जो ज्ञान है वो कभी भी मरता नहीं है, और ज्ञान की गूंज और गंध सदियों तक कायम रहती है और हमेशा कायम रहेगी। दूसरी बात यह है कि तो हमको ये चीजें बतानी चाहिए, अपनी नई पीढ़ी को इस चीज को भी प्रभावशाली तरीके से हमें रखना चाहिए कि ये जो अनुवाद को लेकर के कि क्यों लोगों ने अनुवाद किया, इसकी महत्ता थी तभी अनुवाद किया। तीसरी चीज है नई पीढ़ी का सद साहित्य। सही बात है कि जो नई पीढ़ी है इसको सच्चा साहित्य मिलना चाहिए। और सच्चा साहित्य कैसे मिलेगा? सच्चा साहित्य तब मिलेगा, एक चीज मैं और यह कह देना चाहता हूं कि सच्चा साहित्य इस नाते, क्योंकि आज के दौर में जो शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गई है और जिस दृष्टि से लोग शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, घरों में भी ये कहा जा रहा है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, और माँ बाप भी और शिक्षक भी एक बच्चे से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह कहीं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, भले वह संवेदना से परिपूर्ण एक अच्छा इंसान बने या ना बने, लेकिन एक डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कप्तान बन जाए। आपको बताऊं कि बड़े बड़े संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी मीडियम में 3रा स्थान प्राप्त करने वाले लोग बड़े बड़े घोटालों में शामिल हो गए। उस समय तो खूब तारीफ हुई जब उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया हिंदी मीडियम से, लेकिन वही लोग एनएचआरएम घोटाले में पकड़े गए। कहने का मतलब कि चरित्र निर्माण के लिए साहित्य का होना जरूरी है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन देश का जो समृद्ध साहित्य है वह निश्चित रूप से एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन देश का नागरिक बनने के लिए कम से कम आप इस देश का दर्शन, इस देश का साहित्य, इस देश का ज्ञान आपको होना चाहिए। इस देश की मूल्यों की, मर्यादाओं की, मान्यताओं का ज्ञान होना चाहिए, और वो साहित्य के माध्यम से ही होता है। क्योंकि साहित्य समागम है। साहित्य जो है सदियों के मूल्यों को अपने साथ प्रवाह में लेकर के हमेशा निरंतर चलता रहता है। मैं तो ये कहूंगा कि साहित्य वह गंगा है जो जब से मानव समाज जन्म लिया तब से जो मूल्य स्थापित हुए, जो मर्यादाएं स्थापित हुई, उनको अपने साथ लेकर के आज भी प्रवाहित कर रहा है जन जन के हृदय में। तो बच्चों में सद साहित्य का बोध कराना हमारी जिम्मेदारी है। और इस बात पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश में नालंदा, बोध गया, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे न जाने ज्ञान के कितने धरोहर थे। जब डार्विन अपने देश के लोगों को समझा रहा था कि हम बंदर की औलाद हैं, उससे 1500-2000 साल पहले ज्ञान की एक ध्वज पताकाएं हमारे देश में होती थी। महीनों सम्मेलन चला करते थे, गुरुकुल के वहां आचार्य लोग हर विषय को लेकर के बहस करते रहते थे। उस देश में आप किसी चट्टी चौराहे पर चले जाइए, मुझे बड़ी मर्मांतक पीड़ा होती है कि शराब की दुकानें तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई पुस्तकालय नहीं मिलेगा किसी नगर पंचायत में। मैं तो इस बात का आज इस मंच के माध्यम से मांग भी करना चाहता हूं कि एक ऐसा, ज्ञान के लिए क्या पहरा, ज्ञान के लिए क्या पर्दा, और ज्ञान के लिए तो एक ऐसा पुस्तकालय हर चट्टी चौराहे पर होना चाहिए जो 24 घंटा खुला,
और हर व्यक्ति के लिए खुला। ये सरकार की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास हम सभी लोगों को मिलकर के भी करना चाहिए। जिस भी चट्टी चौराहे से जुड़े हुए हैं उस चट्टी चौराहे पर एक पुस्तकालय और एक वाचनालय, मतलब जो भी ढांचा हो हम बना सकते हैं, बनाने का प्रयास करें। अभियान हमें करना चाहिए क्योंकि ये पुस्तकालयों का देश रहा है, वाचनालयों का देश रहा है। और बड़ी पीड़ा होती है मुझे डिग्री कॉलेजों में, जो सरकारी डिग्री कॉलेज है या और भी डिग्री कॉलेज है, वहां पर वाचनालय अब नहीं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ते थे तो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, जाकर के आराम से पढ़ते थे हम लोग। अब वो चलन कलन खत्म हो गया। अब वहां पर न पुस्तकालय है जो बच्चों में, आपने कहा कि साहित्य कैसे होगा, जब हर इंटर कॉलेज में अनिवार्य रूप से यह किया जाए कि वहां पर पुस्तकालय हो और वाचनालय। और इंटर कॉलेज में होते थे पुस्तकालय, लेकिन अब धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो गई। मैं तो अपने जनपद में खोजता हूं तो किसी भी जनपद के इंटर कॉलेज में कहीं ढंग का न कोई पुस्तकालय है और न तो ढंग का वाचनालय, न तो उस तरह की चीजें वहां पर आती है। तो इसमें मेरा समाधान की तरफ इसको मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये अधिक से अधिक पुस्तकालय और वाचनालय का एक अभियान चलाना चाहिए। एक संदेश समाज के जिम्मेदार लोगों को भी देना चाहिए और जो लोग भी हैं सरकार के लोग, उनको भी देना चाहिए कि ताकि हर कोई व्यक्ति जब भी आए पढ़ना चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए चूंकि मैं शिक्षक हूं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात को कहा था, उस बात को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि हम जब एकेडमिक पढ़ाई कर लेते हैं उसी को हम पढ़ाई मानते हैं। हम ये मान लेते हैं, जैसे हमने इंटर पास कर लिया, स्नातक पास कर लिया, तो उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि पढ़ाई खत्म, और हम किताबें अपनी कूड़ेदान में ले जाकर के रख देते हैं, या कहीं अगर बहुत मोहब्बत है तो किताबों को थोड़ा सा सजा उजा के रख देते हैं। ये जो धारणा आम लोगों में बनी हुई है, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे लोगों में मैंने देखा हूं जो शिक्षक है उन लोगों के दिमाग में है, ये अध्ययन, शिक्षा, विद्यार्जन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपका स्कूलिया जीवन खत्म हो गया तो पढ़ाई खत्म नहीं हो रही, आपको और बेहतर जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। इस बात को अगर एक मजदूर बेहतर पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से अपने हाथों में बेहतर कौशल ला सकता है और विकास कर सकता है, उसकी कारीगरी में और जादूगरी आ सकती है। एक माँ अगर बेहतर पढ़ाई करेगी तो बेहतर तरीके से और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। एक पिता अगर बेहतर पढ़ाई करेगा, जितना ही शानदार पढ़ाई करेगा, उतना ही जो है अपने बच्चे को मार्गदर्शित कर पाएगा। तो समाज का हर वर्ग, किसान भी अगर पढ़ेगा तो ये चीजें हमें पढ़ने की जो प्रवृत्ति है हर तरह के लोगों में यह विकसित करनी होगी कि वो पढ़े लिखें। और पढ़ना ही गायब हो गया, साहित्य कहां से पढ़ेंगे, पढ़ने के चलन कलन खत्म हो गया। तो ये भी चीज है। वर्तमान में यही चीजें मैं कहना चाहता था कि साहित्य की जो भूमिका होती है, साहित्यिक रुचि रुझान लोगों में कम होता जा रहा है और शिक्षा में यही धारणा पनप गई है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की तरफ ज्यादा फोकस है लोगों का, और माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा कमाऊ बेटा बने, कमाने वाला बेटा बने, अधिक से अधिक पैसा लाए। और वो साहित्य कितना संवेदनशील है, कितना वो समाज के प्रति सोचने वाला है, ये चीज नहीं है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। और एक चीज और हुआ है, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में आप भी देखते होंगे कृष्ण जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि साहित्य के प्रति रुझान क्यों कमजोर हुआ है। ये जो प्लास्टिक के खिलौने हैं वो बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, सामाजिक जीवन अलग होता है। और ये बच्चों में और खास करके एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो ये मानने लगा है कि हमें सामाजिक जन जीवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जितना ही हम व्यक्तिगत जन जीवन में अपना व्यस्त रहेंगे उतना ही हम बढ़िया है। लोग कहते हैं कि अरे देखो वो अपना अकेले रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, अपना काम करता है। ये धारणा, ये परस्पर सामाजिक जनजीवन को व्यक्तिगत जनजीवन का विरोधी करके, मतलब एक तरीके से विरोध में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे के पूरक है। आपका व्यक्तिगत जीवन तभी बेहतर हो सकता है जब आपका सामाजिक जनजीवन बेहतर, और आपका व्यक्तिगत जनजीवन तभी तक सुरक्षित है, तभी तक बेहतर बना रहेगा जब बेहतर समाज होगा। तो आप बेहतर बने, ये ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन आपका आस पड़ोस भी बेहतर होना चाहिए और आपका समाज भी बेहतर होना चाहिए। तो ये जो व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के बीच में आप देखते भी होंगे, घरों में जो लड़के सामाजिक रूप से सक्रिय होने लगते हैं तो माँ बाप ही कहते हैं क्या जा रहा है वहां पर करने के लिए, रहो घर पे बैठो, घर पे आराम से देखो पढ़ो लिखो, मैं सामाजिक सक्रियता दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच में जो फासला पैदा किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि आज के दौर में एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में अवरोधक है, इसको रोका जाना चाहिए और ये भेद जो दिमाग में है मिटाना चाहिए हमको कि सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग नहीं होता, एक दूसरे के पूरक है। दूसरी बात, ये अंतर्जालीय साहित्य जो फेसबुक और सागर जी की चर्चा कर रहे थे, ये सही बात है, आजकल साहित्यिक ठगहारे भी पैदा हो गए हैं, स्वाभाविक सी बात है, हर क्षेत्र में ठग होते हैं तो साहित्य में भी ठगहारे हैं, जिनका आपने चित्रण किया कि वो किसी का लिखा हुआ, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी भी कई चीजें लिख करके लोग जो है पोस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो मैं उसका अन्यथा नहीं लेता। मैंने कहा चलो भाई, कम से कम अपने ही नाम से तुम इस विचार को तो आगे बढ़ाए, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, उसको सहानुभूति पूर्वक मैं कह देता हूँ कि तो इस तरह के लोग हुए हैं। मौलिक साहित्य का मौलिक जो होना चाहिए, और समाज तभी आगे बढ़ता है जब मौलिकता रहती है, और साहित्यकार की भूमिका तभी रहती है और वो लंबे दिनों तक याद किया जाता है, उसकी साहित्यिक सर्जनाएं रचनाएं समाज को संदेश दे पाती हैं जब उसमें मौलिकता रहती है, जीवंतता रहती है। तो दूसरे का साहित्य चुरा चुरा करके लिखने वालों की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसको हमें रोकने की जरूरत है और यह प्रवृत्ति डालनी है कि आत्मनिर्भर बने। साहित्यिक चोरी या साहित्यिक ठगहारी की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने की जरूरत है। और सही बात है कि आजकल जिस तरह से बाजार में ये होता है कि जल्दी अमीर होना है, अरबपति होना है, खरबपति होना है, तो साहित्य में भी ऐसे लोग आए हैं जो रातों रात चाहते हैं कि हम स्टार हो जाए, चमक जाए, रातों रात हमको लोग स्वीकार कर लें। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है कि चलो कोई फूहड़पन वाला गीत लिख देते हैं, हो सकता है इससे हम हाईलाइटेड हो जाए, या आजकल आप देखते होंगे हेट स्पीचर, यानी जो कड़े भाषण किसी जाति के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ कड़ा भाषण बोल करके जल्दी लोकप्रियता हासिल कर लेने की ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों में, ये साहित्यकारों में भी हुई है कि ऐसा कुछ हम लिखें कि जिसकी वजह से हम रातों रात जो कोई, और इससे क्या हो रहा है, मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं और बड़ी सावधानी पूर्वक इसको देखा जाए। एक उन्मादी समाज, साहित्यकार का कर्तव्य होता है कि वह समाज को तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, वह एक मानव को, एक मनुष्य के अंदर इंसानियत की भावनाएं पैदा करे। लेकिन आज हम अपने स्वार्थ में, हमारा साहित्य चमक जाए, हम कुछ लोगों की नजर में हीरो हो जाए, आइकॉन हो जाए, लेकिन समाज उन्मादी हो जाता है। खास वर्ग के लोग, खास तरह के लोग खुश हो जाएंगे। इस तरह की भी चीजें चल रही हैं कि मैं अपने वर्ग का, अपनी जाति का कैसे नायक बन जाऊं, इस नाते कुछ भी लिखने को तैयार है, कुछ भी बोलने को तैयार है। जबकि ये भारत जो है समग्रता का, साहचर्य का, सहिष्णुता का देश रहा है, और यहाँ पर इस तरह का साहित्य लिखा जाना चाहिए जो लोगों को आपस में जोड़े, आपसदारी बढ़ाए, सहकार, समन्वय, साहचर्य की भावना विकसित करे। तो इस दृष्टि से भी हमको देखने की जरूरत है। अश्लीलता, सही बात है, जिस तरह से फिल्मों में हमारा पास 90 के बाद आप देखेंगे, एक बात हिस्टोरिकल रूप से मेरा अध्ययन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत सारी चीजें बेचनी थी, तो 90 के बाद जो उदारीकरण लागू हुआ उसका परिणाम क्या रहा। 1979 में एकमात्र रीता फारिया मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी चुनी गई थी। लेकिन जो ही उदारीकरण लागू होता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जाते हैं, भारत में सुंदरियों की बाढ़ सी आ जाती है। मतलब एक से, इसके पहले जैसे लगता था कि भारत में सुंदरियां ही नहीं थी। क्या शकुंतला हमारी सुंदर नहीं थी? हाँ, माता सीता क्या सुंदर नहीं थी? बहुत सारी ऐसी सुंदरी। लेकिन 90 के बाद पूरी दुनिया में, भारत में इतने वर्षों में रीता फारिया आई, लेकिन 90 के बाद सुंदरियों की बाढ़ आ गई। आप नाम गिनाते रहिए, सुष्मिता सेन,
ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, मानसी झिल्लर, कितने नाम गिनाऊं आपको। क्यों? क्योंकि ये जब हाथ में लेकर के कहेंगी कि यही है राइट चॉइस बेबी, थम्स अप लेकर के, तो थम्स अप बिकेगा ज्यादा, इस देश का नौजवान बेचेगा। तो कहने का मतलब कि ये चीजें बढ़ी हैं, तो शॉर्टकट हर, और इसी का परिणाम रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा समाज कितना डायलमा में जीता है। हम पद्मावती को इस नाते स्मरण करते हैं, जब पद्मावती फिल्म बन रही थी, आप लोग साहित्यकार हैं, मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि पद्मावती इस देश की और पूरे देश का राष्ट्रीय स्वाभिमान है। हमारी मान मर्यादा है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई अगर उनके पवित्रता पर कोई छेड़छाड़ हो तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पद्मावती के साथ साथ ही मानसी झिल्लर का भी सम्मान हो रहा था। चलिए, वो जीत करके आई थी। ये आज ब्यूटी कॉन्टेस्ट हर बड़े शहर में हो रहा है इस समय, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो ये मतलब आप देखेंगे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इतर विषय हो जाएगा, वहां पर किस तरह का परिधान रहता है और चहलकदमी करती हैं, और दादा की उम्र के लोग उन पर बिल्कुल न्यूनतम वस्त्रों में कैटवॉक करती हैं, और उनके दादा की उम्र के लोग क्लैपिंग करते हैं कि उनके शरीर की जो अब ऊर्जा समझ लीजिए, क्या मैं शब्द प्रयोग करूं। तो आजकल ये चीजें प्रचलन में बढ़ी हैं। फुहड़ता जल्दी लोकप्रिय होने का एक औजार बन गई है। तो फिल्मों में भी बहुत सारे लोग फुहड़ या डिस्प्यूटेड इश्यूज को या विवादित जो विषय है उनसे जोड़ करके जल्दी लोकप्रिय हो जा रहे हैं। तो जल्दी लोकप्रिय होने की चाहत जो ये पैदा हो गई है, तो वो फुहड़ता और एक तो विवादित विषयों को लेकर के कोई ना कोई चीज कर देना जिससे कि हम जल्दी लोकप्रिय हो जाए। तो ये प्रवृत्ति हमारे साहित्यकारों में भी आई है बॉलीवुड के साथ साथ। तो इसको रोकने की जरूरत है, इस पर विराम लगाने की जरूरत है कि नहीं, आप जिस धारा के हैं आप लिखिए, और आज नहीं कल आप जरूर, अगर आपकी रचनाओं में मौलिकता होगी तो समाज आपको स्वीकार करेगा। निराला को बाद में स्वीकार किया, लोगों को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। कापरनिकस जब बातें कह रहा था तो 100 साल बाद उसकी बातों को लोगों ने माना। तो लोग, साहित्यकार का विचार, मैंने पहले ही कहा कि अजर और अमर होता है, तो आज नहीं कल आप स्वीकारोक्ति जरूर होगी, आपकी स्वीकारोक्ति। तो इसको हमें रोकने की जरूरत है। और साहित्य खरीद पर महंगाई का प्रभाव, देखिए महंगाई के लिए वही मैंने कहा कि जो मैंने पहले कहा, इसको मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि हर चट्टी चौराहे पर, हर विद्यालय में हमें इस बात की मांग उठानी चाहिए कि देश का कोई भी विद्यालय अगर खोले, सरकार खोले या समाज के लोग खोले, तो वह विद्यालय बिना पुस्तकालय और वाचनालय के न खोले। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हर चट्टी चौराहे पर कम से कम एक बढ़िया आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण सुसज्जित एक पुस्तकालय होना चाहिए, जिस पुस्तकालय पर कोई प्रतिबंध न हो, आए आदमी अपना 100 रुपया की सदस्यता ले, पढ़ करके जाए। तो इस तरह के पुस्तकालय हर चौराहे पर, हर वह जगह पर होना चाहिए जहां पर एक तरीके से आम जन का भीड़ भाड़ रहता है, वहां पर इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और साहित्य का बाजारीकरण तो हो ही गया, इस पर भी चर्चा हो ही गई है। साहित्य का जो बाजारीकरण है, देखिए साहित्य बाजारीकरण का ये दौर है, पूरी दुनिया का है, और बाजार से रिश्ता हमारा खत्म नहीं होता है। लेकिन बाजार के अनुरूप साहित्य या साहित्य के अनुरूप बाजार, यानी साहित्य बाजार ना तय करे कि हम क्या लिखेंगे। जैसे बाजार आज तय कर रहा है कि हम क्या खाएं क्या पिए। एक बात को ध्यान रखिएगा, आज आप अपने बच्चे से जब ये कहते हैं कि बेटा जरा ठंडा लेते आओ, तो टीवी चैनलों के विज्ञापनों ने उसके दिमाग में ये माइंडसेट कर दिया है कि ठंडा का मतलब थम्स अप और कोका कोला होता है। वो जान गया है, बिल्कुल जान गया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बाजार तय कर रहा है ना कि बेटा ठंडा को क्या समझ रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमको स्लिप वेल पर या डंलप के गद्दे पर रहना चाहिए, कौन सा जूता पहनना चाहिए। तो आपकी भूमिका तो फिर खत्म। अगर बाजार तय करने लगा तो आपकी भूमिका खत्म। हमको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हमको खुद तय करना चाहिए कि हमारे लिए संतुलित आहार क्या है, हमारी शरीर कैसे स्वस्थ रह सकती है। उसी तरह से मैं साहित्य की भी बात करूंगा कि बाजार न तय करे कि हम क्या लिखेंगे, हम तय करें कि बाजार में क्या होगा, यानी बाजार के में हमारा साहित्य कैसे चले, और बाजार हमारे दिमाग में छा न जाए कि बाजार जो डिमांड कर रहा है। इसी नाते तो फुहड़ता बढ़ रही है ना। एक कारण ये भी है फुहड़ता बढ़ने का, क्योंकि जो फुहड़ पिक्चरें, आइटम सॉन्ग शामिल किए जा रहे हैं आजकल,
हर फिल्म में आप देख रहे होंगे, इधर एक चलन करण बढ़ा है कि हर फिल्म में एक आजकल आइटम सॉन्ग जरूर होना चाहिए। आइटम सॉन्ग नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं चलेगी। और कुछ लोग तो ऐसे दर्शक पैदा हो गए हैं जिनका कहानी वहानी से कोई मतलब नहीं है, वो आइटम सॉन्ग देखे, वो आइटम सॉन्ग देखने के बाद फिर अपना निकल लिए, छोड़ो यार इसके बाद फिर देखना नहीं है, क्या है उसमें क्या नहीं। तो कहने का मतलब कि बाजार रहेगा ही, खत्म कभी नहीं होगा, साहित्य भी रहेगा, लेकिन बाजार तय न करे, साहित्य को तय करना चाहिए कि बाजार कैसा होगा, बाजार का स्वरूप क्या होगा। और बाजार के जो मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, आप जानते ही हैं, बाजार तो प्रतिस्पर्धा पर होता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो सागर जी कह रहे थे, मैं आपसे अलग नहीं हूं। हमारे जितने भी साहित्य हैं उनका बाजारीकरण होना चाहिए। बाजारीकरण का मतलब कि उनको अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच होनी चाहिए और हमको प्रस्तुत भी करना चाहिए। जो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो साहित्य है वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए। यानी दो चीजें होती हैं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके साहित्य की सर्जना, बाजार को ध्यान में रख करके साहित्य की सर्जना नहीं होना चाहिए। बाजार केवल मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है, मुनाफे के सिद्धांत पर काम करता है, गलाकाट प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा पर काम करता है। तो हमें एक लोक कल्याणकारी समाज बनाना है। तो इस नाते हमारा जो साहित्य है वह लोकहित को ध्यान में रख करके होना चाहिए, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए। यही बातें मैं कहना चाहता था। दो तीन हमारे जो मूर्धन्य विद्वान थे उनके उद्धरणों को मैं कोट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है। भावनाओं के सबसे बड़े लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़े ही साहित्यकार थे, उन्होंने कहा था कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। और पंडित बालकृष्ण बाल भट्ट ने कहा था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से ये मानता हूं कि जो मानव मन में, मस्तिष्क में, हृदय में जो विचार जन्म लेते हैं उन्हीं से साहित्य भी जन्म लेता है। ये बात सही है कि साहित्य प्रकृति में सौंदर्य तलाशता है, सौंदर्य को बाहर लाता है, तो लेकिन विचारों से जन्म जरूर लेता है, लेकिन बाद में साहित्य मानव की विचारधारा को गतिशीलता प्रदान करता है। जो भी विचार दुनिया में जहां भी रहे हों, उनको गतिशीलता अगर मिली है तो साहित्य के द्वारा ही मिली है। और एक साहित्यकार मैं समझता हूं कि निरंतर क्रांतिकारी होता है, सर्वदा क्रांतिकारी होता है। जो काम तलवार, खड्ग, मिसाइल नहीं कर पाती है, वो काम साहित्यकार की कलम कर लेती है। और साहित्यकार एक बेहतर समाज बनाने के लिए जो आवश्यक क्रांति की चेतना है वो हमेशा पैदा करता रहेगा और इस भूमिका में वो रहेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। भैया थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर मैं बोलूं। बोलना चाहते हैं कुछ आप? जी ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा मैं। आज तो यानी कृतज्ञ हो गया ये पटल। निश्चित रूप से इतने चिंतन परक जो बात मनोज जी ने आज सभी विषयों पर डाली, व्यापक रूप से प्रस्तुतिकरण किया। पिछले एपिसोड में भी उन्होंने इसी तरह से बात की थी। काश ऐसा चिंतन और ऐसी बातें समाज में आए तो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, बहुत व्यापक रूप से। और तो आप तो चूंकि शिक्षक हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तैयारी करके आए हैं, लेकिन जो भी बातें हैं बोली है बहुत व्यापक रूप से आपने बताई हैं और मेरे अंदर तक छू गई हैं ये बातें। और इतनी सार्थक चर्चा शायद बहुत कम, मैंने बहुत सारे पटल में लगातार मैं रहा हूं मैं, लेकिन आपके जो अनुभव और आपका जो चिंतन और जो कंसोलिडेट करते हुए संक्षिप्त में जो आपने उद्बोधन दिया है, हर एक विषय पर आपने बात करी है। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो श्रोता हैं, चाहे वो धर्मेंद्र नाथ तिवारी हो, डॉक्टर कुशवाहा जी हो
और तोमर जी हों और अशोक सिंह जी हों, इन्होंने भी प्रश्नों के साथ साथ समाधान भी समाधान के रूप में भी कमेंट्स दिए हैं। वो भी हमारे वार्ता को अच्छे ध्यान से सुन रहे थे। मैं उनके विचारों को, चूंकि एक ऐसा पटल है जिसमें केवल 6 लोग से ज्यादा 4 लोग से जुड़ नहीं पाते, नहीं तो उनको भी अवसर दिया जाता है। इसी तरह से मैं आदरणीय शर्मा जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने जिस ढंग से जैसे कोई लिपिबद्ध करके उन्होंने विषयों को एक साथ उन्होंने उनकी भूमिकाओं पर, उनकी उपयोगिताओं पर जो बात करी, बहुत अच्छा लगा। आज की चर्चा काफी दिनों तक स्मरणीय रहेगी और स्मरणीय रहेंगे हमारे मनोज जी, हमारे शर्मा जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं अपने मेरे पास शब्दों की कमी है इन चीजों की बात करने के लिए। बहुत जी बहुत भैया, धन्यवाद आपका, और आगे भी इस तरह से जुड़े रहेंगे और हमारे पटल को लाभान्वित करेंगे। जी दीदी, आगे आप जी बोलें। जी जी भैया जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मनोज जी ने समाधान की बात की है और इतने समाधान की सारगर्भित बातें की हैं कि हमें वेद पुराण आदि क्यों पढ़ना चाहिए, साइंटिफिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, जो कि भाई सागर भैया ने कहा था कि समझते हैं लोग उनको कि ये तो गलत रास्ते जा रहा है वेद पुराण पढ़ने वाला, लेकिन मनोज जी ने उसका समाधान बताया कि दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालयों की बात की, वाचनालयों की बात की, खोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बताना चाहूंगी कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं चाहती थी कि वाचनालय खोलूं। मेरा बेटा भी इस पक्ष में था कि एक पुस्तकालय यहाँ पर खोल दिया जाए। लेकिन जब मैंने सर्वे किया तो मुझे ये पता चला कोई पुस्तकालय पढ़ने आने वाला ही नहीं है, किसी को रुचि नहीं है पढ़ने में। मैंने सर्वे किया है बकायदा, किसी को रुचि नहीं। आप इसी से एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, अभी काव्य पाठ होता होता, गीत गजल होता होता, ताली बजाने के लिए, वाह वाह करने के लिए 50 लोग जुड़ गए होते। यहाँ इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और मात्र 6 या 7, बीच में 10 लोग हो गए थे। हालांकि ये अच्छी बात है, सारे विद्वान लोग जुड़े हैं जो कि सुन रहे हैं ध्यान से, और सबको सुनना चाहिए। लेकिन हाँ, जुड़े वही लोग हैं जिनको किससे मतलब है, जो लोग समझते हैं कि सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक बात इन्होंने जो कहा है कि मौलिकता की कमी आई है लोगों में। मौलिकता की कमी के कारण ही साहित्य में अच्छे साहित्यों की कमी आई है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चुराने की स्थिति क्यों आई है? क्योंकि स्वयं विचार करना लोग नहीं चाहते हैं, पका पकाया पा लेना चाहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारी जीवन शैली को बाजार तय कर रहा है, हमारे घर में बाजार घुस गया है। साहित्य भी उसी तरह से हो चुका है। तो हमें तय करना है कि हमें क्या देना है। हम दर्शकों का रुझान, पाठकों का रुझान देख कर ना लिखें, बल्कि ये देखें कि हमें क्या परोसना। अगर हम अच्छी चीज थाली में परोसेंगे तो जरूर अच्छी चीज लोग लेंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं पटल के माध्यम से अच्छी चीज देने की, देखते हैं ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और दर्शकों और पाठकों को हमें क्या देना है, हमें तय करना है, ना कि हमें पाठक, दर्शक या प्रकाशक तय करें कि ये लिखो, वो लिखो, हमारा समाज ये चाहता है, दर्शक ये चाहता है और पाठक ये चाहता है। तो हमें इस पर समझौता थोड़ा कम करना चाहिए। और क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकता, वाण तीर तलवार नहीं कर सकता, मिसाइल नहीं कर सकता, वो साहित्यकार करता है, साहित्य करता है। तो ये बहुत ही समाधान की बातें आपने की है मनोज जी। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये चर्चा इतनी लंबी हो सकती है। हालांकि 1 महीने से ये चर्चा चल रही है हमारे यहाँ, 1 महीना हो गया, ये चौथी कड़ी है। लेकिन हर चीज का एक डेकोरम होता है, जैसे सागर साहब ने कहा कि डेकोरम होता है, एक समय सीमा होती है। और हमें इसको ध्यान रखते हुए हमें एंड तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। और बड़ी ही सार्थक और सारगर्भित चर्चा आज हुई है। और मैं बताना चाहूंगी कि इस बीच रोशनी जी जुड़ गई थी, गीतांजलि जी जुड़ी हुई है, वैशाली हमारे गाजियाबाद से, और तोमर साहब जुड़े हुए थे, और अनीता प्रसाद जी जुड़ गई हैं, और काफी लोग जो प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ पटल जुड़ा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कोशिश करें कि इस पर ऐसी चर्चाएं हमेशा हम लोग करते रहें। लेकिन हाँ, लगभग सभी विषयों पर हमने कोशिश की है, एक सार्थक प्रयास किया है। और हमारे विद्वद्गण पटल पे आए, अपनी बातों को कहा और बातों को पहुंचाया। जैसा कि देवेंद्र तोमर साहब पिछली बार बोल रहे थे कि ये यहीं तक नहीं रह जाएगी, ये बात आगे तक जाएगी, लोग सुनेंगे, समझेंगे।
और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबा समय चाहिए इसके लिए, और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। लोग पढ़ना नहीं चाहते, सच है, पर अगर प्रयास लगातार होता है तो लोगों का झुकाव हो सकता है। बिल्कुल सही धर्मेंद्र साहब। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हम जब टीचर, अब तो रिटायर हो चुके हैं, एक हमारी मैडम थी, उन्होंने मुझसे कहा, मंजुला जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए और अब अच्छी जॉब कर लिए, किताब छूते तक नहीं है, किसी भी तरह किताब वो नहीं छूते, किताब नहीं आती हमारे घर में। मैं अपने बच्चों की इस आदत से बहुत दुखी हूँ। लेकिन वहां पे मैंने बड़े ही गर्व से कहा कि मैम, नाम नहीं लूंगी उनका, मैम मुझे गर्व है कि मेरे घर में मेरा बच्चा आज भी कुछ हो ना हो, कुछ आए ना आए, 10,000 की पुस्तक आ जाती है आए दिन, हर 2 दिन बाद पुस्तक हमारे घर में अमेजोन से और रूस से, रशिया से और कहां से आती रहती है, किताबें आती रहती है हमारे यहाँ। ये मुझे, इस पर मुझे बहुत गर्व है, अपने घर पर, अपने बेटे पर गर्व है कि वो किताबें, बहुत अच्छा लग रहा मुझे कहते हुए कि किताबें हमारे यहाँ आती हैं और हमेशा आती रहेंगी। और एक बात जो मनोज जी ने कहा कि किताब हटा देने की प्रचलन है आजकल, बच्चे पढ़ लिए, किताब हटा दिया या किसी को दे दिया, या घर में नहीं रखा है, शौकिया रख ले। ये सारी चीजें तो समाज में हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि अपने पटल के माध्यम से चर्चाएं चलाती रहूं, करती रहूं। लेकिन हाँ, वही कहा मैंने, समय सीमा होती है हर चीज की। ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, करे तो साल भर चल सकती है, लेकिन ठीक है, एक चीज की सीमा होती है। और मनोज जी ने इतना समाधान दिया है, अगर इन समाधानों पर लोग ध्यान दें तो शायद कुछ हो सकता है। और एक उम्मीद और एक आशा जगाई है कि सदियों सदियों के बाद साहित्य बचा रहता है, राजनीति खत्म हो जाती है, समाज नष्ट हो जाता है, लेकिन साहित्य बचा रहता है। साहित्य हमेशा से समाज में रहता है और साहित्य इतिहास को उकेरता है। ये मनोज जी के आशावादी विचार को कहते हुए, मैं, चूंकि समय सीमा ज्यादा हो गई है, भैया को 9 बजे कहीं जाना था, तो भैया माफ करेंगे, चूंकि चर्चा है, बात बढ़ी जाती है, कितना भी कम करिए। तो बहरहाल अपने श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी के में समाधान देते हुए श्रोता को, जो हमसे बन पड़ा, जो हमारे पाठकों, जो हमारे वक्ता गण से बन पड़ा, दिया गया, जितनी समझ थी उतना हुआ। अब मैं अंत करते हुए अशोक सिंह जी का टिप्पणी पढ़ते हुए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, बच्चों में इंटरनेट को देखने की चाहत ज्यादा है। जी अशोक जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, अब मैं समय सीमा को देखते हुए श्रृंखला की चौथी कड़ी के समापन के बाद साहित्य का के विषय की चर्चा का समापन करती हूँ। और अगली कड़ी में अब हम लोग कोई नया विषय लेकर आएंगे आप सबों के साथ। आप सभी का अभिनंदन पुनः करेंगे और एक नया विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। पदगामिनी परिवार आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आदरणीय सागर जी, मनोज जी, आदरणीय भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मनोज जी को भी बहुत बहुत नमन, और संपर्क बनाए रखें। मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल जहाँ तक साहित्यकारों की बात होती है, अच्छे साहित्यकार बहुत कम मिलते हैं सर। जी। चलिए सर, निरंतर ये प्रवाह बना रहेगा, हम लोग गंगा की तरह से इसी तरह से बहते रहेंगे, साथ साथ। इसी बीच में मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी बात हुई थी गाजीपुर में एक संस्था पदगामिनी का ब्रांच खोलने का, तो आप प्लीज शुरू करिए। और ऐसी अच्छी चर्चाएं, केवल काव्य पाठ ही नहीं होगा, ये चर्चाएं ऑफलाइन भी होंगी। गाजीपुर, बनारस में, बलिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो आप वहां पर लोकल स्तर पे इन चर्चाओं को करें, पुस्तकालयों की बात करें, दर्शन की बात करें, और जिससे कुछ बात वहां भी जाए। ठीक है, तो मैं ये आपसे पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पे आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि इस संस्था को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में ले जाइए और ऐसे चर्चाओं का आयोजन कीजिए। जी भूदत्त शर्मा जी, आपको भी नमस्कार बहुत बहुत। जी भूदत्त शर्मा जी हमेशा जाते समय आते हैं, हमेशा जब मेरा पटल खत्म जाने लगता है तो वो भी आते, हम आते हैं जाने के लिए। अगर हम कहें तो भूदत्त शर्मा जी के गाने में
मैं आता हूँ जाने के लिए। शर्मा जी मुझे माफ करिएगा। मैं नहीं, वो आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत व्यस्त है वो भी। नहीं, मैं नहीं कहूंगी बड़ी बात है, सब लोग व्यस्त है। वही वाली बात है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी महंगा नहीं है। कुछ भी महंगा नहीं है। शुभरात्रि सागर जी, शुभरात्रि, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शिवरात्रि। बुद्धा शर्मा जी मुझे माफ करिएगा, मैंने कुछ बोल दिया ज्यादा। सॉरी, माफ करिएगा। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धा शर्मा जी। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं समापन की घोषणा करते हुए पटल को एंड करती हूँ। धन्यवाद।